हेलो एवरीवन, टीच इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 7 हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट चैप्टर सेकंड जिसका नाम है राजा और उनके राज्य को डिस्कस करेंगे। वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं। इस चैप्टर में हम 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच जो शासन कर रहे थे राजवंश, उनके बारे में जानेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैप में दिखाया है गुर्जर प्रतिहार, यहाँ शासन कर रहे थे राष्ट्रकूट, यहाँ शासन कर रहे थे पाल, और यहाँ पर है चाहमान। ये एरिया है कन्नौज का एरिया। यहाँ है चेर, यहाँ चोल और यहाँ है पांड्य। ये लोग यहाँ शासन कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पे आया कि नए राजवंशों का उदय। राजवंश कैसे कि राजा हर्षवर्धन के बारे में हमने क्लास 6 में जाना था। राजा हर्षवर्धन की डेथ के बाद अलग अलग भागों में भारत में बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग जिनके पास ज़्यादा धरती होती थी, जमीन होती थी, उन्हें बोलते थे मात, हत या सामंत के रूप में उन्हें जानते थे। और इन सामंतों से ये उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। उनको जब भी जरूरत हो तो सैनिक की सहायता के रूप में उन्हें प्रदान करते रहें। पर जब ये सामंत हैं अधिक सत्ता और संपदा हासिल कर लेते हैं तो ये सामंत अपने आप को बोलते हैं महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि जो है घोषित कर लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो सामंत हैं वो अपने आप को क्या नाम, अन्य नाम देते हैं। कभी कभी ये जो सामंत हैं इतनी इनके पास अधिक सत्ता हो जाती है, संपदा हो जाती है, तो ये क्या करते हैं, जिस राजा के अधीन होते हैं वहाँ से वो स्वतंत्र होना चाहते हैं कि हम अपना एक अलग शासन स्थापित कर सकते हैं। यहाँ एक अन्य उदाहरण है दक्कन में राष्ट्रकूटों का। शुरुआत में जो राष्ट्रकूट हैं वो कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान जिनका नाम है दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की, चालुक्य के अधीन वो रहते थे, उनकी अधीनता से इनकार कर दिया, उसको हराया और हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ क्या है, शाब्दिक अर्थ है जिसका सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। इस अनुष्ठान का मतलब क्या होता है, ये अनुष्ठान क्यों किया जाता है? जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता है तो ये माना जाता है कि इससे याचक जिसने अनुष्ठान किया है वो जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा अक्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। अगर वो जन्म से ये अक्षत्रिय नहीं है तब भी वह जो है वो क्षत्रिय माना जाएगा। इस अनुष्ठान से ये होता था। अनुष्ठान का नाम है हिरण्यगर्भ। फिर उस एक अन्य उदाहरण है कंदर्भ, जिसका नाम है म्यूर्समण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। ये लोग तो हैं म्यूर्समण और हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया। हमने पढ़ा था कि ब्राह्मण जो हैं वो लोग जो हैं यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, वेद पाठ ये सब करते हैं। पर जो यहाँ कदम्ब, म्यूर्समण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र हैं वो ब्राह्मण थे। उन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और कर्म से जो म्यूर्समण हैं वो कर्नाटक के और जो हरिश्चंद्र हैं वो राजस्थान में अपना राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किया। यहाँ आया दंती दुर्ग का, म्यूर्समण का और गुर्जर प्रतिहार का एक एग्जाम्पल। एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सी गुफा नंबर 15 है, जिसमें क्या बताया है, विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। यह कहाँ की कृति है, किस टाइम की है, राष्ट्रकूट काल की यह कृति है। नेक्स्ट आता है राज्यों में प्रशासन। अब ये जो नए राजवंश आए हैं इनमें शासन कैसे चलता था, ये लोग कैसे कैसे कार्य करते थे, कैसे कहाँ से पैसा आता था, इन सब के बारे में हम यहाँ जानेंगे। तो देखिए कई राज्यों, नए नए राजा आए, उन्होंने महाराजाधिराज, राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, तीन भुवनों के स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियाँ धारण की। अब ये राजा कैसे शासन करते थे, अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी ये लोग करते थे।
इन सभी ये जो शासन कर रहे थे, यहाँ पर कौन लोग रहते थे? किसान थे, पशुपालक थे, कारीगर। इनसे ये क्या करते, ये राजा संसाधन इकट्ठा किया करते थे। इनको अक्सर ये जो किसान पशुपालक कारीगर हैं उनसे क्या करते थे, उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया जाता था या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। राजस्व जो है, राजस्व के रूप में इन लोगों से टैक्स, एक तरह का टैक्स है ये, इन लोगों से टैक्स लिया जाता था। साथ के साथ व्यापारियों से भी टैक्स लिया जाता था, जो बाहर से यहाँ सामान बेचने आया करते थे। तो ये है। नेक्स्ट आया है 400 कर, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा है वेटी नामक कर। वेटी जो नगद की बजाय, इसका अर्थ क्या है, नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। जबरन श्रम। और कदमाई, कदमाई क्या है, यानी कि भू राजस्व। ये जो कदमाई है एक भू राजस्व का नाम है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। वेटी क्या है, कौन सा कर है, कहाँ लिया जाता था, कौन से वंश के समय यह लिया जाता था। कुछ अन्य जो है उन करों के नाम भी यहाँ बुक में दिए गए हैं। अब क्या करते थे, ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। साथ ही साथ मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल किया जाता था। अब जहाँ राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से की जाती थी, जो इन लोगों से राजस्व लेते थे। जो अब हमने अभी पढ़ा, किसानों से, कारीगरों से, इनसे वसूल करने के लिए एक पोस्ट थी, उसकी नियुक्ति होती थी प्रभावशाली परिवार के बीच में से। ये वंशागत होती थी, एक परिवार से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट के जो संबंधी है वे ही इन ओहदों पर होते थे। नेक्स्ट आता है प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। अब देखिए, अब तक हमने जाना था समुद्रगुप्त की प्रशस्तियों के बारे में क्लास 6 में। अब हम उनके आगे जो भी शासक आए हैं, उनके बाद जो भी शासक आए हैं, उन सब की प्रशस्तियों के बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होता था, प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो सत्य नहीं हो सकते। कई बार जो है राजा अपनी प्रशंसा करवाने के लिए बड़े बड़े जो वर्ण हैं उनका यूज करते हैं, सूरवीर, विजय योद्धा, इन सभी शब्दों का प्रयोग वे लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ आई है नागभट्ट की उपलब्धियाँ। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में है, पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन किया गया है। एक प्रशस्ति मिली है, कहाँ से, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। किनकी है, प्रतिहार नरेश नागभट्ट की, नाम उनका है। यहाँ इंपॉर्टेंट ये आ जाता है, उन्होंने वंग जो हिस्सा है बंगाल का, अनर्थ जो हिस्सा है गुजरात का, मालवा जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है, किरात जो वनवासी, और तुर्कुश जो है तुर्क वत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य है। राजाओं को यहाँ पराजित किया। ये मिलान में कई बार पूछा जाता है कौन सा किस एरिया का हिस्सा है। नेक्स्ट आता है, राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्तों पर अभिलेखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। यहाँ दिखाया गया है, ये जो ताम्र पत्ते हैं आप चित्र में देख रहे हैं, इनके ऊपर सबका नाम लिखा हुआ है कि इनको भूमि प्राप्त हुई है। इनमें लिखा है थोड़ा संस्कृत में, थोड़ा तमिल में। ताम्र पत्तों का एक यह संग्रह है जिसमें 9वीं सदी में एक शासक द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख किया गया है। जब इन भूमियों को दान किया जाता था तो उसके बाद ये जो ताम्रपत्र हैं उनको कड़ियों में से पत्थर ये आपस में जोड़ाए जाते थे, जो आप ऊपर हुक देख पा रहे हैं, इनके जरिए इनको जोड़ दिया जाता था। उन पर राजसी मुहर लगी है, जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है, ताकि बाद में कोई ये ना बोल दे कि ये मेरी जमीन है, वो उसको भूमि दान में मिल चुकी है। अब भूमि प्राप्त हो जाती थी तो उसके बाद वो ब्राह्मण उस भूमि का क्या करते थे उनके बारे में बताया है। यह चोलों द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान में के तमिल भाग का एक अंश है, जिसमें यहाँ बताया गया है क्या क्या वो काम करते थे। जिसे यह भूमि मिलती वह इससे कर वसूली कर सकता था, न्यायाधीशों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता था, पान के पत्तों पर लगने वाले कर, आगे बताया गया है कि कौन कौन से कर जो हैं लिए जाते थे। नेक्स्ट आता है कि 12वीं शताब्दी में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया। रचनाकार थे कल्हण नाम के एक रचनाकार, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है, उनके बारे में यहाँ बताया है।
कल्हण ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के सोर्सों का यहाँ इस्तेमाल किया। प्रशस्ति के लेखों से यह भिन्न, वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। तो देखिए, जितनी हमने अभी तक प्रशस्तियां जानी हैं, उन प्रशस्तियों में राजा की प्रशंसा में बड़े बड़े वर्ड लिखे जाते थे, पर जो कल्हण जो राजा, उन्होंने नीतियों की, शासकों की आलोचना भी की है, जो काम गलत है उनके बारे में गलत भी बताया है। तो इसलिए 12वीं सदी के लिए यह एक असाधारण ग्रंथ था, क्योंकि इसमें आलोचना की गई है। नेक्स्ट है त्रिपक्षीय संघर्ष। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। तो देखिए, डिटेल से समझिए कि प्रत्येक जो शासक है, राजवंश का आधार क्या होता है? कोई क्षेत्र विशेष, किसी क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए आपस में जो है लोग वो लड़ाई करते हैं। तो यहाँ भी त्रिपक्षीय संघर्ष है, 3 तरह के लोग लड़ाई करते हैं। क्षेत्र कौन सा है? गंगा घाटी में कन्नौज नगर वो है। लड़ाई कौन करते हैं इसके लिए? गुज्जर प्रतिहार। स्टार्टिंग में मैंने आपको मैप में दिखाया था कौन कहाँ रहता है। गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंश। शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। कन्नौज के ऊपर क्यों नियंत्रण करना चाहते थे? क्योंकि वहाँ गंगा यमुना 2 आब हैं और वहाँ से पानी भी अच्छा मिलता है, सप्लाई, पेड़ पौधे वहाँ बहुत अच्छे थे। तो इसके लिए वो तीनों ही वहाँ लड़ाई प्रारंभ करते हैं। यहाँ जो है 3 पक्षों में लड़ाई लड़ी गई है, इसलिए इतिहासकारों ने इसकी चर्चा में त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में इसका वर्णन किया है। ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर अपनी सत्ता और संसाधन का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को अपना निशाना बनाते थे, क्योंकि मंदिर जो है बहुत अधिक संपन्न होते थे, उन्हीं में सोना चांदी सब लगा हुआ था। तो इसलिए जो है राजा जब भी कोई आक्रमण करता तो वे एक दूसरे के मंदिरों को ही निशाना बनाया करते थे। एक आया है अफगानिस्तान के गजनी का महमूद, ऐसा ही शासक था। उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर भारत पर 17 बार हमला किया। उसका निशाना था संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर शामिल है। क्या महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा उसने प्रयोग किया गजनी के एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में। यहाँ से धन लेके गया लूट के और बनवाई कहा, राजधानी बनवाई अपने अफगानिस्तान में जाके। और उसके बाद आते हैं युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में थे चाहमन, जो बाद में चौहान के रूप में जिन्हें जाना जाने लगा। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। चौहान कहाँ शासन करते थे? दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र में। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमन जो शासक हैं पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय, जिन्होंने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक तुर्क शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उनके हाथों वे हारे गए। अगर वो स्टार्टिंग में ही उनकी तो कर देते तो उसके बाद उन्हें हार का सामना नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर देखिए हमने मोहम्मद गोरी के बारे में जाना, गजनी के बारे में जाना। नेक्स्ट हम चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।